तो दिया है थीटा बराबर हाँ थीटा बराबर कितना दिया है 32 डिग्री। देखो क्वेश्चन में देखना बच्चों, दिया है थीटा बराबर कितना 32 डिग्री। ये दिखना चाहिए क्लीन अप, सही है, मोटा मोटी ठीक है। रेड भी उतना ही, इसमें कलर विजन पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है देख लेते हैं 32 डिग्री है ना। तो चूंकि लिखेंगे फार्मूला एन बराबर हमारा होता है 360 बटे थीटा। ठीक बाबू, ये हमारा हो गया एन बराबर 360 बटे थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखने वाला है 32 डिग्री। अब इसको काटते हैं, देखना काटते समय ध्यान देना, जब राशि बड़ा हो तो थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन अस्थिर से काटना ताकि गलती ना हो। ठीक है, चलो 4 से काट दो इसको। 9 चौक 36, 90 मरतबे, आई हो गया 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ तक आगे काटिए, इसे कर दीजिए 4 दूनी 8, 45 दूनी 90। अब यहाँ पर मुद्दा हो गया, क्या हो गया सर जी? तो एन बराबर मेरा आ गया 45 बटे 4, भिन्न में आ गया। तो चिन्ह आ गया बाबू मेरे, भिन्न में आ गया। तो जब भी भिन्न में आ जाए ना, तो सबसे पहले उसका पूर्णांक में तोड़ोगे। किस चीज में तोड़ दोगे? पूर्णांक में। अब पूर्णांक में सभी बच्चा को विश्वास है तोड़ने आता होगा, और नहीं आता होगा तो ले इधर सीख ले, रफ कार्य में है ना, यहाँ पर लिखते हैं रफ। क्या करना भाई? 4 से भागा देना मेरे को 45 में। 4 एकम 4 हो गया, कट गया, 5 उतरा, 4 एकम 4 हो गया, कट गया, 1 बचा। तो हम तो सिखाए थे कि नीचे वाला जो है उसको ऊपर लिखना, जो दाएं बचा है उसको बाएं लिख देना, और जो नीचे है वो तो नीचे है ही। चलिए 11 पूर्णांक कितना आ गया? 1/4 हो गया। तो ऐसा कभी होता है कि 11.5 को प्रतिबिंब बनता है? नहीं ना, प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होता है, पूरे है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा आया, ये डिजिट जो आया, हम कह सकते हैं कि इसलिए एन बराबर जो है वो 11 है। समझे बात के? यही हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। इतना समझ में आया? कोई कहेगा गुरु जी जब हम 45/4 को भागा दशमलव में दे सकते हैं, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 44 कट गया, यहाँ 1 बच गया, दशमलव देके 0 दिए, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0 बैठाया, 4 5 कितना हो गया? 20, कट गया तुम्हारा। तो यहाँ पे आ रहा था मेरे को कितना? 11.25। अब ध्यान दीजिए, कभी ऐसा हुआ कि 11.25 प्रतिबिंब बनेगा? नहीं होता है। जब भी प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो पूरा बनता है ना, 10.5 प्रतिबिंब, 8.5 प्रतिबिंब, ऐसा नहीं होता है। देखते हो आदमी की संख्या आप ये नहीं गिन सकते हो, 8.5 आदमी आया था सर, 12.5 आदमी गया सर आया तो था बाराती में मेरे पास 120 आदमी, लेकिन गया 20.5 आदमी, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, जो भी डिजिट रहेगा वो पूर्णांक में होगा। ठीक है, तो 11 जो डिजिट है वो मेरा पूर्णांक है ना, तो इस स्थिति में भी मेरे पास प्रतिबिंबों की संख्या जो क्या होगी? 11 ही होगी। ठीक है डियर, समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आया तुमको? चलो ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ो। देखना अब है लिखल कि जब दो समतल दर्पण को कितने कोण पर झुका कर रखे जाए ना, उलट गया क्वेश्चन। इस बार बोल रहा है, पिछला बार क्या होता था कि कोण का मान दिया हुआ रहता था, हमको से पूछा जाता था प्रतिबिंबों की संख्या। इस बार कौन है कि प्रतिबिंबों की संख्या दिया हुआ है, अब पूछ रहा कि हम के डिग्री के कोण पर झुकाएंगे। जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि तुम्हारा एक श्रृंगार का दुकान है, ठीक है, तो श्रृंगार का दुकान है, तुम फर्नीचर वालों को जो सेट करता है तो उसको बोला कि हमको ऐसा बनाना है कि जिसपे ये रखें एक वस्तु, अब प्रतिबिंब दिखे 4-4 गो, है ना। मेरे दुकान में रखी हुई सिर्फ एक वस्तु, अब प्रतिबिंब देखे 5-5 गो। जो ऐसा सेट कीजिए मिस्त्री जी कि जब मैं एक कलम रखूं तो 5-5 कलम उसका प्रतिबिंब चारों पटे से दिखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा है कि मेरे को के प्रतिबिंब दिखना चाहिए? 3 गो, है ना। के को दिखना चाहिए? 3 प्रतिबिंब दिखना चाहिए, देखिए, है ना, 3 प्रतिबिंब दिखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए। तो लिखना होगा, देख लो इधर, सबसे पहले लिखना होगा, तीसरा 5वां क्वेश्चन हमारा है, लिख दी हो कि दिया है, जो दिया है वो लिख दो। सीधी सी बात है कि सर जी मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रतिबिंबों की संख्या, है ना बाबू। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 3 है। चलिए
जब प्रतिबिंबों की संख्या 3 है तो फार्मूला लगा दो, एक ही को तो फार्मूला होता है। एन बराबर होता है 360 बटे थीटा। एन की जगह पर इस बार हम लोग रखने वाले हैं कितना, 3 बराबर 360 बटे थीटा। फिर से गुना कर दो बाबू, थीटा बराबर हो जाएगा 360 बटे 3। ठीक है, काट दीजिए, 12 तिया 36 है ना, 120 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं ना कि दो गो समतल दर्पण को कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर जब झुकाकर रखेंगे तब जाके के गो प्रतिबिंब बनेगा, 3 गो प्रतिबिंब बनेगा। तो मुबारक हो, तुम लोग तो मिस्त्री बन जाओगे। फिर जाना घर पे करना, 2-3 गो ऐनक छोटा छोटा ले करके उसको अच्छा से फेविक्विक से साट के ऐका वो कलम्मा सामने रख के देखना, कुछ थोड़ा दूरी से दिखेगा, जरूर दिखेगा। होता क्या है ना कि उसका वाला प्रतिबिंब उसमें टकरा करके वापस इस वाला इसमें बन जाता है, तो ऐसा होता है, ये रियलिटी है। चलिए अब यहां पर लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब घटना समझा दिया था क्या, मैं समझा दिया था ना तुम लोग को, तो नहीं? अच्छा 10वां क्लास में ये सब पढ़ाया हुआ था है ना। चलो आ जाओ, फिर से पढ़ा देता हूँ। अब आ गया तो 30 से 60 के बीच में, तो इसका मतलब जो है हम लोग पढ़ रहे थे वो पेज नंबर कितना था, 30 से 60 प्लस पहुंचने लगा है ना। कल परसों 30 तक ही पढ़ा रहा था। अब तुम लोग जे करवाओ यार, अच्छा है, पढ़ भी लेती हो, फिर बताते भी नहीं हो कि सर यहाँ से यहाँ तक हो गया, वो गड़बड़ है। अब शुरू कर दिया हूँ 30 से 60, तो आइए एक टक्कर हो ही जा, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन 10 में आप लोग पढ़ चुके होंगे ना। 100 बात के एक बात, 2-3 बातें इसमें याद रखना है। क्या याद रखना है पता है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? एक तो किताबी भाषा में स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा होगा परिभाषा, जो बच्चा 10वीं में नहीं पढ़ा होगा वो नोट कर सकता है ना। लेकिन जो बच्चा पढ़ा है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि 2 शर्त चाहिए। बोर्ड एग्जाम जो पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की कितने शर्त होते हैं, तो 2 गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछने लायक प्रश्न है। ठीक है, क्या क्या पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए 2 शर्त कौन कौन है जी, याद रखना है। तो पॉइंट नंबर पहला, किरण को, प्रकाश की जो किरणें होती है वो किरणें को एक तो कहां से कहां जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। एक जो पहला पॉइंट में हो गया, विरल की ओर जाना चाहिए, सघन किरणों को सघन से विरल की ओर जानी चाहिए, की ओर जानी चाहिए। सघन से किधर, विरल की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, पहला कंडीशन। अब दूसरा, कोई जरूरी नहीं बाबू मेरे, इस सघन से यदि विरल जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरा नियम भी फॉलो होना चाहिए। यहां पर परिभाषा क्या कहता है कि क्रांतिक कोण का मान जो है ना, सॉरी आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यही बहुत बड़ा पॉइंट है। तुम्हारा आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण है ना, आपतन कोण वो बड़ा हो जाना चाहिए, किससे, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखोगे क्या, इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा क्रांतिक आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाना चाहिए। अब जैसे ही ये दोनों नियम होगा तब कौची होने वाला भाई, ताकि प्रकाश की किरणें जो है वो दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तुम वैसे कर रही हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, किताबी दुनिया में तो लिखना होगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान जो है उस संगत क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक हो जाता है, तब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में न जाकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, है ना, क्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जैसी घटनाएं जो होती है, घटनाएं जो आइए डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, उसी से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, पहला हो गया मृग ऋचिका का दिखाई देना। पहला जो हो गया वो किस चीज का दिखाई देना,
मृगऋचिका का दिखाई देना। देखो मृगऋचिका क्या, मृगऋचिका, मृगऋचिका, मृगऋचिका। देखो इधर सर, मृगऋचिका की घटना क्या है। देखो जब भी कहे मृगऋचिका तो जनरली रेगिस्तान में घटने वाली एक ऐसी घटना है जो ज्यादातर गर्मी के दिनों में घटती है, ठंड के दिनों में नहीं घटती है। 10वां में भी इस बात को पढ़ाया गया है, लेकिन चलिए आईएएस में भी एक टक्कर पढ़ा देते हैं। तो होता क्या है कि जिन क्षेत्रों में काफी अधिक गर्मी करती है या जिन क्षेत्रों की भूमि जो है वो हीट के कारण काफी ज्यादा गर्म हो जाती है उष्मा के कारण, तो होता क्या है कि सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं वो दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने माध्यम में लौटना शुरू हो जाता है। और यदि उसके आसपास कोई पेड़ है तो उसकी छाया जो है ना वो जमीन पर जलाशय के जैसा दिखाई देता है। अगर पेड़ नहीं है तो जलाशय जैसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि पेड़ है तो पेड़ का प्रतिबिंब जो है वो ऐसा दिखाई देता है, लगता है कि तालाब वहां पर है। तो जैसे एक घटना से जोड़ करके देखा गया इसको, कैसे भाई, अभी देखा गया कि रेगिस्तान में इसको एक कहानी जैसा बना दिया गया है। ऐसे तो कभी कभी होता भी है, कभी कभी ना भी होता है कि रेगिस्तान में जो मृग होता है, मृग मतलब एक हिरन का प्रजाति हो गया है ना। तो रेगिस्तान में जो मृग होता है वो गर्मी के दिनों में जब पानी के तलाश में जब निकलता है तो जब दूर से देखता है दोपहर के समय में तो उसको जलाशय नजर आता है, उसको लगता है कि वहां पर पानी है, वहां पर तालाब है, चलता हूं पीने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर वास्तव में पानी नहीं होता है। इस घटना को क्या कहा गया है, मृगऋचिका कहा गया। तो पहला उदाहरण हो गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन सा घटना है, ताकि पहला मृगऋचिका का दिखाई देना, दूसरा हीरा का चमकना है ना, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, ये भी कौन सा घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है डियर, आगे बढ़े। तीसरा हो गया हमारा, तीसरा हो गया पटका हुआ कांच का चमकना, पटका हुआ कांच का चमकना। ये सब याद रखियो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पटका हुआ कांच का चमकना किस प्रकार की घटना के कारण दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या, हाँ पटका हुआ कांच का चमकना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पटका हुआ कांच का चमकना, ठीक है, पटका हुआ कांच, पटका हुआ कांच का चमकना, ठीक है, पटका हुआ कांच का चमकना कौन सी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए यही इतना था जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड सवाल था, प्रश्न बन रहा था, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ें। देखो बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आगे जब आने वाले समय में जब तुम किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उस कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है प्रकाश से संबंधित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उसके बारे में कि कौन सी घटना किस प्रकार से घटती है। ठीक है, तो देखो पहला लिखा हुआ हीरा का चमकना, थोड़ा बड़ा मैं कर दूं इसको डायरेक्ट। पहला है हीरा का चमकना, यहाँ हीरा मिस्टेक है हिंदी में, ठीक है। चलिए अरे यार देखना जरा, आना थोड़ा सा समय लगेगा। यस चलिए आइए, हीरा का चमकना। तो हीरा का चमकना कौन सी घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद होगा अभी जस्ट भी बताए हैं। पटका हुआ कांच का भी चमकना कौन सी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा हो गया मरीचिका का दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, सड़कों का भीगा हुआ दिखाई देना, ये भी कौन सी घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखिए होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जब भी हम लोग कभी कभी सफर कर रहे होते हैं तो बस से या मोटरसाइकिल से जब आप सफर कर रहे हो तो उसमें क्या देखने को मिलता है, जब हम लोग काफी दूर होते हैं तो मान के चलिए 500 मीटर के लगभग दूरी पर होते हैं या 600 मीटर की दूरी पर, तो दूर से लगता है कि मेरा सड़क जो है, जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं वो भींगा हुआ है ना। कभी तो ऐसी घटना जरूर घटा होगा तुम लोग के साथ भी, मेरे साथ भी घटा है। तो लगेगा कि सड़क भीगा हुआ, लेकिन पास में जाते हैं तो भीगा हुआ नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे इस बात का, सड़क भी भीगा हुआ तभी दिखाई देगा जब तुम्हारे आस पास में पेड़ रहेगा। यदि वो पेड़ नहीं है वहां पे दूर दूर तक तो सड़क भी भीगा हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना।
सड़क भी भीगा हुआ दिखाई नहीं देने वाला। तो होता क्या है कि वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है, जैसे रेगिस्तान की तरफ घटना घटता है। क्या है कि जो पेड़ की जो छाया है ना, वो जलाशय के रूप में प्रतीत होना शुरू हो जाता है। तो अगर पेड़ वहां न रहे तो जलाशय भी न बनेगा। तो इस चीज को एक चीज और नोट करना है कि पास में पेड़ का होना जरूरी है, तभी मृगऋचिका जैसी घटना और सड़कों का भीगा हुआ जैसा दिखाई देना, दोनों घटनाएं संभव है। ठीक है माय डियर, चलो बाबू देख इधर। अब नेक्स्ट जो है पांचवा घटना जो है, तो भारी बाल्टी में सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना, है ना। पढ़ाई नहीं, प्रकाश का कुछ कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण। देखो क्या क्यों दिखाई देता भाई, कभी भी आप नोटिस किए होंगे कि जब आप भारी हुई बाल्टी में जब सिक्का डाल देते हो आप लोग, यहाँ पर मान के चलिए सिक्का हमने डाल दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रकाश के आने वाली जो किरणें हैं वो सतह से सामने ना जा करके तिरछा मुड़ जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जो सिक्का यहाँ रहता है वो यहाँ बन जाता है प्रतिबिंब। तो यह हो गया हमारा कौची, वास्तविक सिक्का, है ना, वास्तविक। आई हो गया कौची, आभासी। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रहता है सिक्का सचमुच में यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब उसका बनता है यहाँ पे। यही कारण है कि सिक्का जो कैसा दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। विश्वास है कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, समझ में ना आए तो एक ही वीडियो को बार बार थोड़ा सा 1-2 मिनट पॉज करके देख लेना और प्ले करके देख लेना। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है घटना प्रकाश से संबंधित, वो है इंद्रधनुष का दिखाई देना। देखो इस पर बहुत बड़ा सस्पेंस चलते आ रहा है आज से नहीं, युगों से, क्योंकि 10वां 12th का कंसेप्ट कुछ और कहता है, कंपटीशन का कंसेप्ट कुछ और कहता है कि जो इंद्रधनुष जो बनता है वर्षा के बाद जो दिखाई देने वाली आकाश में जो रंगीन पट्टी है, वो एक जो घटनाएं हैं वो आखिर कौन से घटना के कारण घटती है। तो देखो हकीकत बात यह है कि 2-3 घटना को आप ले लीजिए। सबसे पहला जो होता है वो वर्ण विक्षेपण। मैं पिछला क्लास में इस चीज को चर्चा किया था, वर्ण विक्षेपण। दूसरा जो होता है वो अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन। और तीसरा जो होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सबसे बड़ी खास बात है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सच्चाई यही है कि तीनों घटनाएं जब घटेगी तभी है जो इंद्रधनुष बन सकता है। अगर ये तीनों में से कोई एक घटना नहीं घटेगा तो सच्चाई यही है कि कभी भी इंद्रधनुष बन ही नहीं पाएगा। तो सवाल ये उठता है क्या सर जी, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो ये सब ऑप्शन रहेगा तो मारेंगे क्या। तो माय डियर, यदि चौथा में रह गया इनमें से सभी, मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है ना, इनमें से सभी लिखा हुआ रह गया तो मार देना इनमें से सभी, यही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन यदि इनमें से सभी ना रहे तो ज्यादा तक फोकस करना कौची पर, वर्ण विक्षेपण पर। भूल से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन मत मार देना। लेकिन नियम तो यही कहता है कि क्वेश्चन जो सेट करेगा एग्जामिनर, उसको सभी के सभी ऑप्शन देना चाहिए। क्या बात है ना। वो गया स्पेक्ट्रम का दिखा देना। देखो स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रम क्यों, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को स्पेक्ट्रम क्या है? तुम बताओ स्पेक्ट्रम क्या है, तुम बताओ। नहीं, वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के पढ़ना है आगे, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तुम बताओ स्पेक्ट्रम क्या है? आप लोग को भी यदि पता हो तो कमेंट में लिख दें। वर्ण विक्षेपण की घटना को जब पर्दे पर उतारा, बिल्कुल सही जवाब। स्पेक्ट्रम क्या है? देख बच्चों, देखेगा इधर बच्चा, सभी बच्चा ध्यान से देखेगा। 10वां में जब तुम लोग पढ़ा होगा कि ये प्रिज्म है तुम्हारा, प्रिज्म से जब यहां से यहां श्वेत प्रकाश गुजारता था, श्वेत प्रकाश जब गुजारता था तो यहां से ऐसे देखो, ऐसे बनाना चाहिए। यहां से यह गया
और थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देना, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर देना, यहाँ से ऐसे कर देना। तो ये जो हमारा नीचे का जो कलर होता था वो बैगनी होता था, ऊपर का जो कलर होता था वो लाल होता था। ये जो रंगीन पट्टी पर जो सभी प्रकार के जो कलर जो बनता था ना, इसको ही क्या कहते हैं, बोलिए, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं। आप स्पेक्ट्रम का दूसरा रूप इंद्रधनुष को भी कह सकते हैं। लेकिन एक बच्चा का सवाल आया था क्या कि सर इंद्रधनुष जो बनता है वो 7 रंग का बनता है, क्योंकि 10वां में तो हम लोग पढ़े हैं कि धरनी विक्षेपण की घटना में सबसे नीचे रंग होता है बैगनी और सबसे ऊपर होता है लाल। ट्रिक में भी पढ़ा होगा बैजानी पिनाला, है ना। तो क्या सर 7 रंग का बनता है स्पेक्ट्रम? हाँ, वास्तविकता यही है कि आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है पूरे धनुष की तरह कलरफुल, वो 7 रंग का होता है, लेकिन हम लोग को मात्र 3 से 4 कलर ही दिखाई देगा बस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बैगनी नीचे का जितने भी कलर होते हैं, बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, है ना, हरा हो गया, उसमें से कुछ ऐसा कलर जैसे बैगनी और जामुनी, ये 2 को पक्का नहीं दिखाई देगा, आपको 4 से 5 कलर ही दिखाई देगा। कारण क्या है सर, क्यों नहीं दिखाई देगा भाई? हमारी आंखें भी ठीक है, देखो कुदरत ने 2 बड़ी बड़ी आंखें दी, तो जब ठीक है मेरे को तो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि नीचे का जो कलर है उसका तरंगदैर्घ्य का मान काफी कम होता है, मात्र 39 एंगस्ट्रॉम होता है। और भगवान शायद ये इसीलिए इसको बनेबे किए थे कि ले तेरे को सबसे कम भेदन क्षमता देता हूं ताकि तू किसी को दिखाई ही ना दे, रंग होते हुए भी दिखाई ना देगा। तो सच्चाई यही है कि इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें बैगनी और जामुनी दोनों कलर भी मौजूद होता है, लेकिन आपको ना तो बैगनी दिखाई देगा ना ही जामुनी, क्योंकि पृथ्वी तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो जब पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो हम लोग को दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, बाकी तो 7 रंग दिखाई देता ही है। चलो आगे बढ़ो। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, प्रकाश का सॉरी बिलियन के कणों का दिखाई देना, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ स्पेक्ट्रम का दिखाई देना, वो गलत है, ठीक है। प्रकाश का कौन सी घटना होगा? वर्ण विक्षेपण होगा, तो वहां पे मिस्टेक है। यहाँ पे बच्चा लोग प्रकीर्णन नहीं करके वर्ण विक्षेपण करेगा, ठीक है। बिलियन के कणों को दिखाई देना, क्या बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। प्रकीर्णन से संबंधित, प्रकीर्णन है क्या सर जी? मैं 100 बात के एक बात बोलूं, किरणों को फैलाना, किरणों को फैलाना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे 2-3 उदाहरण नोट करना। पॉइंट नंबर पहला, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। दूसरा बात कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो भी होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ठीक ना। तो देखो 2 घटनाएं हैं। पहला, आकाश का रंग नीला दिखा देना। देखो होता क्या है, मैं पिक्चर बना रहा हूं, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा वायुमंडल है। तुम लोग नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि वायुमंडल के टोटल 5 लेयर होते हैं, है ना। अंतरिक्ष मंडल, आयन मंडल, उसके बाद में होता है समताप मंडल, उसके बाद में होता है क्या, क्षोभ मंडल। एक आध को लगता है छूट गया काजी, चलो लिखने का समय नहीं है, ठीक ना। तो आगे बढ़ो, ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे अंतरिक्ष है जी, अंतरिक्ष, मेरे को पता है कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है, और जब हवा नहीं होता है इसका मतलब यहाँ कोरॉइड का कण नहीं होता है, कोरॉइड का कण मौजूद नहीं होता है। लेकिन वायुमंडल में क्या होता है? कोरॉइड के कण होते हैं, अति सूक्ष्म कण, कोरॉइड के अति सूक्ष्म कण होते हैं ना, अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं। इसमें वायुमंडल में, है ना, इस वायुमंडल में बहुत सारी महीन महीन कण होता है, धूल कण जिसको हम लोग कहते हैं जनरली। लेकिन यार देखो, धूल कण तो होता ही है, लेकिन धूल कण के अलावे भी एक कोरॉइड के कण पाया जाता है जिसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसको हम लोग कहते हैं टिंडल का प्रभाव। अगर इस कण को देखना हो तो बस एक काम करना कि एक घर में सभी दरवाजे खिड़की बंद कर देना, एक छोटा सा छिद्र जो है प्रकाश की किरणों को आने के लिए छोड़ देना, तो तुम देखोगे उस छिद्र में महीन महीन कण ढेर सारा दिखाई दे रहा। जब धूपा उगेगा तो, बिना धूपा के सब दिखाई देने वाला नहीं है।
और अगर नजदीक जाके देखोगे, काफी दम नजदीक से देखोगे, जैसे ऐसे लाइट आ रहा है घर में, ठीक है, ये घर है हमारा, लाइट आ रहा है यहाँ से, जब काफी तुम यहाँ पे खड़ा होकर के देखोगे इसको में, तो देखोगे कि एकदम बुरादा जैसा कुछ चमकीला चमकीला कान जो है वो चमक रहा है, वापस वो जा भी रहा है, कभी कभी दिखाई देगा और कभी कभी दिखाई नहीं देगा, ऐसा होता है। कह सकते हैं कि शायद हम लोग को अच्छा से दिखाई दे, इसीलिए भगवान ने वैसा कान बनाया, और क्या बोल सकते हैं उसको। चलो ठीक, देखो इधर। तो होता क्या है कि जब सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकीर्णन होना शुरू हो जाता है। किसके द्वारा? कोरॉइड के कणों को द्वारा। तो जिसमें से नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है वायुमंडल द्वारा, कह देना वायुमंडल द्वारा नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग भी क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। सुनो माय डियर, जब हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे बाबू मेरे, तब वही नीला दिखाई देगा, जब अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो नीला नहीं दिखाई देगा। क्योंकि देखो ये हमारा इधर अंतरिक्ष है, सब पृथ्वी इतना दूर से छोड़ करके ये हमारा क्या हो गया? अंतरिक्ष। इधर तो प्रकीर्णन की घटना नहीं ना घट रहा, तो जब इधर प्रकीर्णन की घटना घट ही नहीं रहा तो नहीं दिखाई देने वाला, जाहिर सी बात है। इधर सारा का सारा आकाश जो है कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, है ना, काला। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम पूछता है कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी का रंग जब पृथ्वीवासी को आकाश का रंग कैसा दिखा देता है? नीला दिखाई देता है। तो हम लोगों को आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आकाश द्वारा, वायुमंडल द्वारा, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अंतरिक्ष यात्री को इसलिए नहीं काला दिखाई देता क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकीर्णन जैसी कोई भी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, चले, समय हो गया क्या? नहीं हुआ अभी, चलो आगे बढ़ो। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया। जरा यहां पर लिखा हुआ है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर पूछे कि प्रकीर्णन की घटना किसके द्वारा घटती है, तो लिखना है सूक्ष्म कणों के द्वारा। कौन के द्वारा? सूक्ष्म कणों के द्वारा, पहला। दूसरा, यदि हवा बोले तो हवा में होगा कोरॉइड के कण, और यदि विलयन बोल दे, जैसे पानी है, दारू है, कोई और अन्य केमिकल है, इस सब में जो किरणों का जो फैलाव होता है वो कोलॉइड के कणों द्वारा। कौन सी कणों द्वारा? कोलॉइड के कणों द्वारा। कोलॉइड होता है, कोलॉइड, है ना। तो द्रव्य बोले बाबू मेरे तो कोलॉइड के कणों द्वारा, और जब वायु बोल दे, वायु, तो वायु में होता है कोरॉइड के कणों द्वारा, कोरॉइड के कणों द्वारा। ठीक है, चले तो आगे बढ़िए। तो चूंकि अंतरिक्ष में प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती है, इसलिए अंतरिक्ष काला रहता है। हमारे वायुमंडल में प्रकीर्णन की घटना घटती है, इसीलिए हमारा वायुमंडल नीला दिखाई देता है। तो कंफ्यूजन खत्म। तो यदि बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव में पूछ दे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखा जाता, तो देखो कैसे लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में, है ना, छोटी छोटी अति सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, है ना, जिससे सूर्य के प्रकाश की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उन सूक्ष्म कणों द्वारा या उन कोरॉइड के कणों द्वारा नीले रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलो सूक्ष्म कणों, ये तो यहां तो गया। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, जाहिर सी बात है, ये भी प्रकीर्णन की ही घटना है। देखो ऐसा है कि जब सूर्य उग रहा होता है या सूर्य डूब रहा होता है, सूर्योदय जब हो रहा होता है या सूर्यास्त जब हो रहा होता है, तब सूर्य का रंग एकदम पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। रक्ताभ जिसको हम लोग कहते हैं, रक्ताभ मतलब पूरी तरह से खून जैसा लाल देखता होगा एकदम, है ना, पूरी तरह से लाल एकदम इंगूर जैसा दिखा देता है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या हो रहा है? ज्यादा होता है सुबह के टाइम में। बस इतना ही सवाल है। अब ज्यादा समझना कभी कभी हर्जा कर जाएगा यार। आगे बढ़ो, समय बहुत कम है, कम से कम इसको तो पूरा कर दें। आगे लिखल है तारों तक का टिमटिमाना, ये तो बचपन से पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा होगा तारों का टिमटिमाना में? तो पढ़ा था कि एगो क्वेश्चन था कि
ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं जबकि तारे टिमटिमाते हैं, है ना। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। पिछला क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर किया था। देखो ऐसा है, ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल की बहुत सारी मोटी परतें हैं। तो तारा जो होता है बहुत ज़्यादा दूर होता है। तारा से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है, जैसे ही हमारा वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो होता क्या है ना कि ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हवा का अपवर्तनांक जो है वो बदलते रहता है। सर जी क्यों बदलता है? क्योंकि हवा जो है वो हमेशा संवहन करते रहता है, गति। मतलब हवा जो है अपने अपने थोड़ा थोड़ा इधर से इधर होते रहता है, उधर से उधर होते रहता है। जब इधर से उधर होगा तो कभी कभी हवा ज्यादा भी चलेगा, कभी कभी कम भी चलेगा, जिसके कारण क्या होता है कि हवा का अपवर्तनांक जो है वो कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। अब जौन समय मेरा बच्चा ज्यादा होता है उस समय लाइट ज्यादा पहुंचता है, और जौन समय अपवर्तनांक कम होता है उस समय लाइट है जो कम पहुंचता है। सॉरी उल्टा बोल दिए, जब अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा ना तो लाइट कम पहुंचेगा, और जब अपवर्तनांक कम रहेगा तो लाइट ज्यादा पहुंचेगा। तो यही होता है कि प्रकाश की किरणें भी, तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें भी कभी ज्यादा मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचती है तो कभी कम मात्रा में पहुंचती है। यही कारण है कि तारों का रंग, तारा है जो क्या होता है, टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। ठीक है, यहाँ तक चले आगे बढ़े, बस और कुछ बड़ा बात नहीं है। तो बोल देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में ना अपवर्तन की घटना घटता ना तारा है जो टिमटिमाता। ठीक है, अब सूर्योदय के पहले सूर्य का दिखाई देना। अब ये क्या है सर जी, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सूर्य उगबो नहीं किया सूर्य दिखाई देगा? हाँ, तो मैं बता दूं कि वास्तविकता यही है कि सूर्य को उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी का क्षैतिज तल है। क्या है बाबू? क्षैतिज तल। ये है क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। ये लीजिए, होता क्या है कि यदि हम लोग इसको पूर्व मान लें और इसको हम लोग पश्चिम मान लें, ये देखिए, हाँ पश्चिम, गलती हो गया, चलो देख लेना, पश्चिम। ठीक है, देखना सूर्य हकीकत बात है कि जब यहाँ पर भी उगा रहता है ना, उसी समय इसका प्रतिबिंब जो है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण यहाँ पर हम लोग को दिखाई देना शुरू करता है। सूर्य यहाँ है लेकिन इसका प्रतिबिंब बनना शुरू होता है कहाँ? यहाँ पे। देख लीजिए 2 मिनट पहले, कितना मिनट पहले? 2 मिनट पहले। कुल मिला के यदि हम बात बोलें तो सूर्य उगते समय जब पृथ्वी के क्षैतिज तल के नीचे होता है उसी समय इसका आभासी प्रतिबिंब जो है क्षैतिज तल के ऊपर बनता है, और जिसके कारण हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो डूबते समय भी यही हाल होता है। फिर सूर्य सचमुच में डूब चुका होता है, जब सूर्य यहाँ चला जाता है तब सूर्य का वास्तविक आभासी प्रतिबिंब जो है यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है। तो यहाँ पर हो गया 2 मिनट पहले, यहाँ पर हो गया 2 मिनट बाद, है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है और सूर्य को डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि सूर्योदय वायुमंडल में अपवर्तन के कारण जो है टोटल 4 मिनट ज्यादा हम लोग देख पाते हैं। दिन का जो है वो 4 मिनट में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट पहले से ही दिखाई देना लगा और 2 मिनट बाद तक। तुम ऐसे बोलते हो। बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, मकान है ना, तो वो एक ऐसा बिल्डिंग है कि आप डेली आप 2 बार सूर्योदय को देख सकते हो और डेली आप सूर्यास्त को भी 2 बार देख सकते हो। कैसे? एक तो पहले जमीन पर आप डूबते हुए देख लीजिए सूरज को, देख लिए आप, एक बार तो दिखाई दे दिए। अब झट से लिफ्ट में बैठिए, एकदम सबसे ऊपरी सिरा पर चले जाइए बुर्ज खलीफा के, तब ऊपरे जब बुर्ज खलीफा के छत पे जब जा करके देखोगे तो वापस तुमको फिर से सूर्यास्त दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इतना ऊंचा बिल्डिंग वो है, सोचने वाली बात है।